नमस्कार, मैं मनु साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है फॉरेस्ट्री। ठीक है, वन एक ऐसा विषय है जो हमारी अर्थव्यवस्था से ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। आज इकोनॉमिक सर्वे में आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट्री को। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री को पढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। फॉरेस्ट्री में इसको पढ़ेंगे कैसे, इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में दिया कैसे गया है वो समझते हैं। फॉरेस्ट्री में पहले इसके बारे में दिया गया है, इसके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। फिर दूसरा इसमें इकोनॉमी में फॉरेस्ट्री का पार्ट कैसा है, ठीक है, वो दिया हुआ है। फिर लास्ट में हम देखेंगे इसके अंतर्गत कुछ परियोजनाएं चल रही है, कुछ परियोजना मंडल है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट्री में जो जियोग्राफिकल एरिया है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसका वितरण है, और साथ ही हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल बताया गया है 59772 स्क्वायर किलोमीटर, 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 44.2% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 132,898। ठीक है, 132,898 ये हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। इसका अगर हम लोग देखेंगे 59,772 स्क्वायर किलोमीटर, ये 44.2% इसका निकलता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे है। और इसमें एक चीज और आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 4th प्लेस है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी किसके अकॉर्डिंग है? ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद है वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से स्टेट हमारे हमसे पहले हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले ISFR को देख लेते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, यह जो है हर 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी होता है, जो फॉरेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें देता है। ठीक है, इसकी पहली जो रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट रिपोर्ट, वो आई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में सबसे पहला बार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट लाया गया था। इसके हिसाब से वन क्षेत्रफल, इस पे देखेंगे हम लोग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे ट्री कवर, और एक देखेंगे हम लोग फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर। तो ये वन क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नियम कानून है, जो अधिनियम है, वन अधिनियम, उसके अनुसार एक निर्धारित क्षेत्र को फॉरेस्ट क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? कानूनी नियम एवं अधिनियम के अनुसार से फॉरेस्ट का निर्धारण, फॉरेस्ट की सीमा का निर्धारण, वो क्या कहलाता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये कितना है? 59,816 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 44.24% है। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 44.24% है। उसी प्रकार होता है वन आवरण। वन आवरण को बोला जाता है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर इसका निर्धारण होता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर होता है एक, और एक होता है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर, इसका निर्धारण होता है ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर। ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर इसको बोला जाता है वृक्ष छत्र घनत्व। ये आपने वृक्ष देखा होगा, वृक्ष में ऊपर में शाखाएं रहती है, तो ये जो शाखाएं जितना एरिया कवर करती है, यही जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी कहलाती है। तो ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर ही फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत
एक स्टैंडर्ड मानक है, एक स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर किसी एरिया को वनावरण एरिया कहा जाता है और किसी एरिया को फॉरेस्ट एरिया, वृक्षावरण एरिया कहा जाता है। तो उसके लिए एक शर्त होती है, कौन सी शर्त है वो, कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, जैसे कि ये हो गया एक एरिया जियोग्राफिकल एरिया, उसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 10% हिस्सा, 10% से अधिक भाग में फॉरेस्ट है, ठीक है, 10% से अधिक भाग में फॉरेस्ट है, ट्री है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉरेस्ट कवर, वन आवरण। और दूसरा इसके अंतर्गत एक और शर्त होती है कि यह जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये टोटल एरिया में अगर 10% से अधिक भाग में आपको ट्री कैनोपी डेंसिटी देखने को मिलती है, मतलब वृक्ष सघन मंडपाकार आवरण देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है वृक्ष का, इसका मीनिंग होता है वृक्ष का सघन मंडपाकार आवरण, मंडपाकार आवरण। अगर ये 10% से ज्यादा हुआ टोटल एरिया का, तो वो क्या कहलाता है, फॉरेस्ट कवर कहलाता है। और यही जो है अगर 10% से कम हुआ, ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हुई टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, या इसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, ट्री कैनोपी डेंसिटी वाला ये जो वाला एरिया है 1 हेक्टेयर से कम है या 10% से कम है, तो वो क्या, वो किसके अंतर्गत आता है, ट्री कवर के अंतर्गत आता है, ठीक है, वृक्ष आवरण के अंतर्गत। ये वृक्ष आवरण है, ठीक है, और ये है वन आवरण। ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ पीएससी ज्यादातर वन आवरण को कंसिडर करके प्रश्न बनाती है, वन आवरण के आधार पर ही जितने प्रश्न बनाए गए हैं वन आवरण के आधार पर ही बनाए गए हैं, और इसी के हिसाब से छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल के हिसाब से, वन क्षेत्रफल के आधार पर स्थान पूछता है, तो कौन सा स्थान है, 3rd प्लेस है, ठीक है, वन आवरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा स्टेट है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत 3 स्टेट हैं वन आवरण के आधार पर, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से स्टेट आते हैं इसके अंतर्गत। वन आवरण के अंतर्गत हमारा जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 3rd प्लेस है छत्तीसगढ़ का। तो उसके पहले एमपी आता है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ये हमें याद में रखना है। और ये किसके आधार पर बताया जा रहा है, वन आवरण में क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखें, एरिया देखें, तो 77,493 स्क्वायर किलोमीटर ये एमपी का एरिया है, 66,431 स्क्वायर किलोमीटर ये है अरुणाचल प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ का है 5,5,717 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5,5,7,717 स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद कैसे करोगे आप, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इसके सामने के डिजिट को याद कर लो, 776655, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। एमपी का वन आवरण कितना है, 77,000 के अप्रोक्सीमेट है, अरुणाचल प्रदेश का जो वन आवरण है वो 66,000 के अप्रोक्सीमेट है, और छत्तीसगढ़ का वन आवरण 55,000 के अप्रोक्सीमेट है। तो इस प्रकार से तीसरा प्लेस छत्तीसगढ़ का आता है। इसी में अगर वो परसेंटेज के बेसिस पे पूछे, ये था एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, ठीक है। इसी में अगर वो प्रतिशत के आधार पर पूछता, प्रतिशत के आधार पर अगर पूछता, तो प्रतिशत के आधार पर आप बता सकते थे, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे पहला आता है मिजोरम, ठीक है, सबसे पहला आता है मिजोरम, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है मेघालय, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम में लगभग 84% फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 79% और मेघालय में है 76%,
ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। इसमें परसेंटेज बेसिस पे अगर पूछेगा फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट के का फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, ये वन आवरण बताया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखना, वन आवरण है ये प्रतिशत के आधार पर। यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात नहीं हो रही है। मिजोरम 84%, अरुणाचल प्रदेश 79% और मेघालय है 76%। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। तो क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है यहाँ से, ISFR रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देता है वो देता है वनावरण को देता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रश्न आए हैं वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का एरिया पूछा गया है, तो थर्ड प्लेस हमेशा उसका आंसर लिया है, तो उसको ध्यान में रखना है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को नहीं पूछा गया है पर इसको याद रखना है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अगर पूछता है, इसको स्पेशली मेंशन करके पूछेगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 59,816 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत में कितना हिस्सा है, तो 44.24%। वनावरण अगर पूछता है तो 55,717 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत में 41.21%। और वृक्षावरण अगर पूछता है तो 5,355 स्क्वायर किलोमीटर, ये है 3.96% में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, GSDP में वानिकी की भागीदारी, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, GSDP में अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी की भागीदारी कितनी, हिस्सेदारी कितनी है और वृद्धि दर कितनी है। तो इस वर्ष अगर देखें तो 3.19% छत्तीसगढ़ में GSDP में वानिकी की भागीदारी है, और ये है वर्ष 2022-23 के अनुसार। ठीक है, 2022-23 के अनुसार 3.19% की भागीदारी है टोटल GSDP में। अगर वृद्धि दर की बात करें तो 4.05 है। ठीक है, 4.05 ये वृद्धि दर है, तो उसको दोनों को याद रखना है। वनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है, एक प्रशासनिक दृष्टि या फिर वैधानिक स्थिति के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। एक है प्रजाति के आधार पर जिसमें साल, सौगन और मिश्रित वन आते हैं, और एक है जलवायु के आधार पर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र वन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में है। अभी हम लोग यहाँ पे वैधानिक स्थिति के आधार पर वनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है, तो वैधानिक स्थिति के आधार पर सबसे पहला कैटेगरी है वो है आरक्षित वन। आरक्षित वन इसको बोला जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां पर कानूनी जो है प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, जहां पर बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध रहता है। ठीक है, और बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, जैसे पशु चराई हो गई, वहां से लकड़ी लेना, वहां से वनोपज इकट्ठा करना, ये सब प्रतिबंधित रहता है आरक्षित वन में। आरक्षित वन में मुख्यतः नेशनल पार्क आ जाते हैं, अभ्यारण्य आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान आएंगे और अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखना है रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन में। इसका टोटल एरिया कितना है, तो 25,782 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 25,782 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज के बेसिस पे देखिए तो 43.13% इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इतना परसेंटेज है ये। ठीक है, संरक्षित वन जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 24,036 स्क्वायर किलोमीटर इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। इसमें टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है, तो 40.22% है। ठीक है, उसी प्रकार अवर्गीकृत वन जिसको बोला जाता है नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया, इसका जो टोटल एरिया है वो है 9,954 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 16.65% इसका प्रतिशत है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इसका टोटल देखेंगे तो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर निकलता है, जो हम लोग सबसे पहले देखे थे इकोनॉमिक सर्वे में, यही डेटा दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये याद रखना है। और 59,816 ये है ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो दोनों को याद रख लेना, पूछा जा सकता है, वो मेंशन करके पूछेगा अगर ISFR दे रहा है तो। एक चीज दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 44.24% है और ये भी जो है 44.2% है। ठीक है, तो 44.2 दोनों में कॉमन है, तो ये चीज आपको
आसानी होगी याद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार दिया गया है इस बार, ठीक है, हर बार देता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार आप सभी को पता होगा, अक्षांशीय विस्तार होता है और देशांतरी विस्तार होता है। ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में ये एक भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, इसके पैरेलल जो रेखाएं होती है वो अक्षांश होती है, और इसके परपेंडिकुलर जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, देशांतर होती है, ठीक है। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसी को बताता है ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 1746 से 24/5 है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 1746 से 24/5, मतलब ये वाला हिस्सा सबसे उत्तरी हिस्सा और सबसे दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। ये कितना है, 1746 से 24/5, 1746 ये वाला पोजीशन हो गया, 24/5 ये वाला पोजीशन है, ठीक है। 24/5 दशमलव नहीं है, 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, और 17 डिग्री 46 मिनट ये इसका एक्चुअल में लोकेशन है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। फिर देशांतरी विस्तार अगर देखें तो एक होता है इसका पश्चिमी हिस्सा और एक होता है सबसे पूर्वी हिस्सा। तो इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है 80/15 और सबसे पश्चिमी हिस्सा है 84/25, 84/25, ठीक है। इसका पॉइंट्स अगर देखें तो यहाँ पे रामानुज प्रतापगंज में सुंदरी नामक गांव है, वहां पे मिलता है इसका लोकेशन। अगर यहाँ पे देखें तो जसपुर में एक गिरला नामक जगह है, वहां पे इसका सबसे पूर्वी सीमा देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखें हम लोग बीजापुर में भद्रकाली नामक जगह है जो सबसे पश्चिमी सीमा बनाता है, और यहाँ पे सुकमा का कोंटा क्षेत्र है जो सबसे दक्षिणी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से आप चारों पॉइंट को भी याद रख सकते हो, सुंदरी जो रामानुजगंज में है, गिरला जो जसपुर में है, भद्रकाली ये बीजापुर में है और कोंटा सुकमा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी ज्योग्राफिकल एरिया को याद रख सकते हो, ये हमेशा ज्योग्राफी में आता है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का फेवरेट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु के बारे में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, वो सह आर्द्र है या इसी को बोला जाता है उप आर्द्र, सह आर्द्र या उप आर्द्र, ये भी आप लोगों को याद में रखना है, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 1200 से 1500 mm, हालांकि ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में था आपके पास 1335 mm, ठीक है। तो ये इसी के बीच में है, तो आपको ये भी दे सकता है पेपर में, हालांकि इसको आंसर लिया है CGPSC ने, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1200 से 1500 mm के बीच में, या फिर अगर इसी को सेंटीमीटर में बताना हो तो 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, ठीक है। तो इतना हमें औसत वार्षिक वर्षा के बारे में याद रखना है, और साथ में क्या याद रखना है, जलवायु जो कि सह आर्द्र है या उप आर्द्र है। इसके बाद वनों का एक और वर्गीकरण है जो जलवायु के आधार पर है। इसमें दो टाइप के वन बताए गए हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यह जो है हमारे टोटल एरिया का 58% में यह वन पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको मुख्यतः साल वृक्ष देखने को मिलेंगे और सागौन वृक्ष इसकी विशेषता होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि कर्क रेखा के समीप है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, कर्क रेखा से गुजरती है हमारा छत्तीसगढ़, इसीलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके लिए कुछ विशेषताएं होती है, जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की, और इस प्रकार के वन जो है उत्तरी और दक्षिणी वन वृत्त में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर ज्योग्राफी देखें तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़, वहां पे आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा साउथ में और नॉर्थ में, ठीक है। जबकि बीच वाले एरिया में, महानदी वाले भाग में, वहां पे आपको ड्राई, कंपैरेटिवली बता रहे हैं, कंपैरेटिवली आपको ड्राई वाला एरिया दिखेगा और वहां पे वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होगी, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ठीक है। मिश्रित वन पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि 43% मिश्रित वन है, ठीक है, 43% मिक्स्ड फॉरेस्ट है, और इसके बाद है साल वन,
ये है 40%, ठीक है। और इसके बाद आता है सागौन वन, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा कम है। तो सबसे ज्यादा मिश्रित वन है, इसके बाद साल वन है, फिर सागौन वन है। यहां पे याद रखना है आप लोगों को, उष्णकटिबंधीय छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की वनों की अधिकता है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता है, ठीक है। जलवायु में याद रखना उप आर्द्र जलवायु है, लेकिन वन की बात करेगा तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। यह जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 52% एरिया में है, ठीक है। कितने प्रतिशत एरिया में है? 52% एरिया में है। मुख्य रूप से महानदी बेसिन में पाया जाता है ये, और यहाँ पे वृक्ष पलास, अमलतास, बेर, खैर इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी आप लोगों को याद रखना है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके बाद देखते हैं खदानी रोपण योजना। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग खदानी रोपण योजना के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि कितने वृक्षारोपण किए गए हैं इस वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो इस वर्षा ऋतु में मतलब 2022 की वर्षा ऋतु में 8.46 लाख पौधों का रोपण किया गया है। कितने पौधों का रोपण किया गया है? 8.46 लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसमें अगर देखें तो 2022-23 में 1073 लाख रुपए मूल्य के 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ते का उत्पादन किया गया है, ठीक है। एक मानक बोरा में कितने होते हैं? 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, ठीक है। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है, इसको भी याद रख लेना। तो कितने का बेचे हैं बोल रहे हैं? 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। कितने में बेचे हैं उसको? 1073 लाख रुपए में, ठीक है। ये याद रखना आपको, कितना बेचा गया है, कितना मानक बोरा बेचा गया, तो 15.83 लाख मानक बोरा बेचा गया है, ये पूछा जा सकता है। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा कितने वन मंडलों को चिन्हांकित किया गया है? तो ये भी प्रश्न आता है, या कितने वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत की गई है? कार्य आयोजना कितने वन मंडलों में चल रही है? तो 34 वन मंडलों के लिए बता दें वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए चुना गया है, वहां पे कार्य आयोजना चल रही है और भारत सरकार ने चुना है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी के ऑनलाइन एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितने वन मंडलों को चुना गया है भारत सरकार के द्वारा कार्य आयोजना के लिए? तो 34 वन मंडल को चुना गया है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ वृक्ष और उनके वैज्ञानिक नाम, फिर इसके बाद पशु और कुछ उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसमें से कुछ चीजों को पूछ चुका है, जैसे वन भैंसा, पहाड़ी मैना, इसको पूछा जा चुका है। इसमें साल, सागौन को पूछा जा चुका है, बांस को पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसके अलावा कुछ और चीजें भी दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको याद करते हैं, ठीक है। तो साल है, सबसे पहले याद रखना, साल सोरिया रोबस्ता। क्या है इसका नाम, वैज्ञानिक नाम? सोरिया रोबस्ता। सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस। बीजा का टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है। साजा का टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। धावड़ा को बोला जाता है एनागाइसिस लैटिफोलिया। महुआ को बोला जाता है मधुका इंडिका, जो कि बहुत सरल है, ठीक है। इंडिका इंडिया में ओरिजिनेट को बताती है, इसका मूल जो उद्गम हुआ है या उद्भव है ये इंडिया है, ये दर्शाता है इंडिका नाम। तो महुआ का जो है नाम क्या है? मधुका इंडिका, क्योंकि इसका ओरिजिन इंडिया का है। तेंदू को बोला जाता है डायोस्पायरस मेलेनोजाइलान। आंवला एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। बांस डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, इसको पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। इसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साल, सागौन, बांस। इसको आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि साजा भी, बीजा, ये सब भी हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है, महुआ भी देखने को मिलता है। पशुओं की अगर बात करें उसके वैज्ञानिक नाम की, तो शेर को बोला जाता है पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। इसमें याद रखना पैंथरा ही है दोनों की प्रजाति, शेर और तेंदुआ की। इसमें टिग्रिस ये टाइगर शब्द से मिलकर बना हुआ है, टिग्रिस, शेर, टिग्रिस आएगा, पैंथरा टिग्रिस। तेंदुआ में पार्डस आता है, ठीक है, पैंथरा पार्डस। गौर की अगर बात करें, पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जनजाति एक नृत्य है जो गौर का मुकुट धारण करती है, ठीक है, बैसन हॉर्न डांस बोलते हैं उसको। इसका नाम है बॉस गौरस। सांभर का वैज्ञानिक नाम है सेर्वस यूनिकॉलर। वन भैंसा बुबेलस बुबेलिस।
और पहाड़ी मैना ग्रैकुला इंडिका। तो ये कुछ नाम है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, पूछा जा सकता है। इसको दो तीन तरह से पूछ सकता है, एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, या दूसरा तरीका ये है इसको सही जोड़ी में मिलाने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से अगर पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी मई 2001 में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, वनों के विकास के लिए, वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, साथ में ये जो जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए भी काम करता है वन विकास निगम। ठीक है, तो इसकी स्थापना पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, मई 2001 में इसका स्थापना हुआ है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है इसको। अगर इसमें देखिए वर्तमान में कितनी परियोजना मंडल इसके अंतर्गत कार्य कर रही है, तो 9 परियोजना मंडल इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। ठीक है, टोटल 9 परियोजना मंडल है अभी वन विकास निगम के अंतर्गत। वन विकास का जब गठन हुआ था 2001 में, तो उसके पहले 4 परियोजना मंडल के साथ इसका गठन हुआ था, वर्तमान में ये 9 हो गया है। इसमें से भी 9 में से भी 3 औद्योगिक परियोजना मंडल है इसमें, और वो कौन कौन से हैं? कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, इसको याद रख सकते हो आप लोग, कोरा जग, कूट बना के याद रख सकते हो, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर, कोरा जग, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब इसको याद कैसे करोगे? टोटल 9 है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना, जो पहले बना हुआ है उसको एक साथ याद रख सकते हो। 1975 में 2 बने हैं, एक बना है रायपुर में और एक बना है बिलासपुर में। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर, ये आप सभी को पता होगा। जिलों की भी बात अगर की जाए तो ये दोनों सबसे पहले जिले बने हुए थे। तो रायपुर में 12वां पारा और बिलासपुर में कोटा क्षेत्र, यहाँ पे सबसे पहला बार बना। फिर 1976 में 2 बने, एक रायपुर राजनांदगांव बना, एक कांकेर में बना। तो राजनांदगांव में पाना बरस वाला एरिया है और कांकेर में भानु प्रतापपुर अंतागढ़ वाला एरिया है। तो इस प्रकार से 4 ये वन विकास निगम के गठन के समय बने थे। इसके बाद जो है 2001 में बना औद्योगिक वृत्त मंडल, या फिर इसी को बोलते हैं परियोजना मंडल, 2001 में। 2003 में बना अंबिकापुर। ठीक है, 2 बने हैं 2003 में, अंबिकापुर और कवर्धा। फिर 2016 में बना जगदलपुर और 17 में बना रायगढ़। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। 75 में रायपुर और बिलासपुर में, रायपुर में नाम है जो परियोजना है उसका 12वां पारा रायपुर। फिर बिलासपुर की अगर बात करें तो कोटा बिलासपुर। फिर 1976 में राजनांदगांव में पाना बरस और अंतागढ़ भानु प्रतापपुर कांकेर में। ठीक है, और फिर 2001 में अगर बात करें तो कोरबा। 2003 में 2 बने हैं, कवर्धा, उसके साथ में बना है अंबिकापुर। ठीक है, और 16 में बना है जगदलपुर, 17 में बना है आपका रायगढ़। तो इस प्रकार से आप टोटल 9 परियोजना मंडल को याद रख सकते हो, डेट के साथ याद रख सकते हो। इसको सीक्वेंस में जमाने के लिए भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड है क्या है। इसका जो पुराना नाम है वो था छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड। ठीक है, औषधि पादप बोर्ड, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इसका पहले नाम था, जिसका 2019 में चेंज हुआ है नाम। ठीक है, तो इसमें याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, ये पुराना नाम है। 28 जुलाई 2004 को इसका गठन हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड का गठन पूछे या फिर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा औषधि पादप बोर्ड का गठन पूछे, दोनों में याद रखना 28 जुलाई 2004 को इसका गठन हुआ है। इसका गठन का उद्देश्य क्या था? औषधि वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन एवं नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन की योजना बनाना। किसका क्रियान्वयन, किसका विपणन? लघु वनोपजों का। ठीक है, एक तो औषधि जो वनस्पतियां हैं उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, और औषधि वनस्पतियों या फिर वनोपजों का, वनोपज ही हमारी औषधि वनस्पतियां ही है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, वनोपज के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, वृक्ष भी आते हैं, औषधि वनस्पतियां भी आती हैं। ठीक है, तो औषधि वनस्पति या फिर लघु वनोपज, उसका उपार्जन, उसका भंडारण, उसका प्रसंस्करण, उसका विपणन, ये सब का काम कौन करता है? देखरेख का काम औषधि पादप बोर्ड करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो वर्तमान में 3 कार्य कर रही है। एक तो होम हर्बल गार्डन योजना को क्रियान्वयन कर रही है। होम हर्बल गार्डन योजना क्या है? जैसा कि नाम में है होम हर्बल गार्डन बनाना है घरों में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को औषधि पौधे उपलब्ध कराने पड़ेंगे उन लोग को। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधि पौधों का वितरण किया जाता है घर घर में होम हर्बल गार्डन बनाने के लिए। ठीक है,
औषधि पौधों का वितरण किया जाता है घर घर में होम हर्बल गार्डन बनाने के लिए। नर्सरी पौधा तैयार करके जन सामान्य को वितरित किया जाता है ताकि उन लोग घर में ही वो नर्सरी बना सके, वो होम हर्बल गार्डन बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जन सामान्य को वितरित किया जाएगा। इसी के जगह पे अगर जन सामान्य की जगह पे किसी स्कूल को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को अगर औषधि पौधों का वितरण किया जाता है तो उस योजना का नाम क्या कहलाता है? स्कूल इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन। दोनों में यही डिफरेंस है। प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधि पौधों का वितरण अगर इंस्टीट्यूट को दे दिया जाए या फिर स्कूलों को कर दिया जाए वितरण, तो वो उसका नाम चेंज हो जाएगा स्कूल इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन। इस प्रकार का हर्बल गार्डन दो जगह पे बना है, एक याद रखना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस गरियाबंद में, ठीक है, और रायपुर जिले के 10 जिलों में इस प्रकार के हर्बल गार्डन बनाया गया है। रायपुर जिले के 10 स्कूलों में, माफ करना, 10 स्कूलों में इस प्रकार के स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। और गरियाबंद है जिस इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूट हर्बल गार्डन स्थापित किया जा रहा है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत कितने वन मंडल जिनको चुना गया है? ठीक है, परियोजना को शामिल किया गया है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की एक परियोजना है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 वन मंडल को चुना गया है। ठीक है, 7 क्षेत्रों को चुना गया है, परियोजना मंडल में शामिल है ये। ठीक है, परियोजना मंडल में शामिल नहीं है, 7 वन क्षेत्रों को चुना गया है। तो वन क्षेत्र कौन कौन से है वो देखते हैं। किसके लिए चुना गया है? यूएनडीपी के लिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और ये किसका हिस्सा है? ये सभी छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड इसका क्रियान्वयन कर रही है। तो इसमें याद रखना बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा और कोंडागांव इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दो क्षेत्र हैं, एक बस्तर और एक कोंडागांव दक्षिणी क्षेत्र हो गया। ठीक है, जसपुर और सरगुजा ये आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से मिलेंगे। धमतरी, खैरागढ़, मरवाही ये बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य भाग में छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रकार से आप 7 जो क्षेत्र है वो याद रख सकते हो। कोंडागांव और बस्तर आपको दक्षिण में मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा सरगुजा और जसपुर, और बीच में मिल जाएगा धमतरी, खैरागढ़ और मरवाही। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि यूएनडीपी में ये शामिल है, यूएनडीपी परियोजना में। हर्बल उत्पाद के प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग हेतु 2 हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी 2020 के एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं आया है, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है इसको। तो इसमें पूछा गया था कौन कौन से विक्रय केंद्र बनाए गए हैं, हर्बल विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बहुत सरल है, एक रेलवे स्टेशन में स्थापित है रायपुर के, और दूसरा एयरपोर्ट में स्थापित है। ठीक है, तो इसमें रेलवे स्टेशन रायपुर में एक हर्बल विक्रय केंद्र, दूसरा है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल रायपुर में। एक ही हमारे यहाँ एयरपोर्ट है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल अगर देखें तो हम लोग इंटरनेशनल की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, डोमेस्टिक ही है, अभी तक डोमेस्टिक फ्लाइट ही चल रही है। तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय विमानतल रायपुर, ठीक है, और रेलवे स्टेशन रायपुर, ये 2 जगह पे विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो वो अभी याद रखना है आप लोगों को। लघु वनोपज सहकारी संघ, लघु वनोपज सहकारी संघ पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, सहकारिता के बारे में पढ़ा था। सहकारिता एक ऐसी संस्था होती है जो लोकतांत्रिक होती है, जिसके सदस्य आपस में से ही अपने एक मुखिया का चुनाव करते हैं और उन्हीं लोग नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी एक सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर सन 2000 को, 31 अक्टूबर सन 2000 को, 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। उसके एक दिन पहले जस्ट 31 अक्टूबर 2000 को लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु वनोपजों का विपणन करना, संकलन करना और अनुसंधान करना। दूसरा, आदिवासियों को शोषण से बचाना। आदिवासियों को शोषण से कैसे बचाएगा? आदिवासियों, हमारे यहाँ जितने भी लघु वनोपज है उसका संग्रहण कौन करता है? उसका संग्रहण, उसको इकट्ठा करने का काम जो है आदिवासी करते हैं, और आदिवासी को उनके मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये संस्था काम करती है। उनको इसके पहले, इस संघ स्थापित होने के पहले बिचौलियों को उनको बेचना पड़ता था अपना लघु वनोपज, और वो भी औने पौने दाम में बेचना पड़ता था। उनको काफी ज्यादा नुकसान होता था, और उनकी आजीविका का, उनकी अर्थव्यवस्था का, जनजातीय अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है लघु वनोपज। ठीक है, तो उनके द्वारा जो लघु वनोपज इकट्ठा करते हैं उनको उचित दामों पर खरीदने का काम करती है
लघु वनोपज सहकारी संघ। ठीक है, तो आदिवासियों को शोषण से बचाती है, समर्थन मूल्य का निर्धारण भी करती है। अभी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 65 लघु वनोपजों का खरीदी समर्थन मूल्य पे किया जा रहा है। ठीक है, 65 जो लघु वनोपज है उसकी खरीदी एमएसपी पे की जा रही है। ठीक है, तो एक काफी सराहनीय बात है ये, क्योंकि उनको उनके उत्पादन का, लघु वनोपजों के उत्पादन का अच्छा खासा उनको कीमत मिल रहा है। तो याद रखना है 65 का लघु वनोपजों का संग्रहण कर रही है सरकार वर्तमान में। ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं। ट्राइफेड भी एक ऐसी संस्था है जो लघु वनोपजों का संग्रहण करती है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, उनके लघु वनोपजों की खरीदारी कर। ठीक है, इसका पूरा नाम है ट्राइफेड का द ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1987 में। अगर इसका उद्देश्य अगर देखें तो इसका उद्देश्य है वनोपजों के विपणन के माध्यम से जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, वनोपजों के विपणन के माध्यम से उनके द्वारा जो लघु वनोपज इकट्ठा किए जाते हैं उसके लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराना, उनके सामानों को बेचना, उनके लघु वनोपजों को बेचकर जो है जनजातीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार, ये हो गया ट्राइफेड के बारे में। और वर्तमान में अगर एमएसपी देखें तो एमएसपी का निर्धारण भारत सरकार द्वारा 2014-15 से की जा रही है। कब से की जा रही है? 2014-15 से। सबसे पहला जो लघु वनोपज था वो था हर्रा और साल बीज। ठीक है, हर्रा और साल बीज, इसका संग्रहण 2014-15 से एमएसपी पे किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने 65 लघु वनोपजों को एमएसपी के अंतर्गत ला लिया है। तो याद रखना 2014-15 में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत उत्पाद दोनों का एमएसपी पे खरीदता है। तो अराष्ट्रीयकृत उत्पादों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हैं। ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत उत्पाद कौन कौन से या राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन से हैं? तो तेंदुपत्ता है, धावड़ा गोंद है और कुल्लू गोंद, ये तीन हैं जो राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट्री में ये सब, इससे ज्यादा डिटेल में और पूछने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको डिटेल में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक एग्जाम नहीं, आपको सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मैं चाहता तो आपको ऊपरी सतही तौर पर पढ़ा सकता था, जल्दी से इसको खत्म कर सकता था, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य है अगर किसी भी प्रकार का अगर टफ से टफेस्ट क्वेश्चन अगर बनाता है तो भी आप बना सकते हो अगर इतना पढ़ के जाते हो तो, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में पूछने की संभावना काफी कम है। ठीक है, कंपटीशन विंग जो है आप सभी को पता है एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाता है हर साल। पिछले साल भी हमने एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाया था। इस साल भी हम लोग 2023 को टारगेट करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सीजीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उसमें जो हमारा फेज 1 और फेज 2 है वो बिल्कुल निःशुल्क है और ये 4 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 1 अप्रैल 2023 को, सैटरडे को। ठीक है, तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। फेज 1 और फेज 2 बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कॉल करके आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर इसके सिलेबस के लिए जो डिटेल है वो कंपटीशन विंग के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, तो आपको इसका सिलेबस भी वहां से मिल जाएगा और कंप्लीट इसके बारे में अगर इसका आंसर की हो चाहे इसका रिजल्ट हो, सब डिक्लेरेशन इसके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो और ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।